हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और इससे पहले भी इस सीरीज का हमने 7 पार्टों को डिस्कस किया है। आज ये 8वां पार्ट है। तो अगर आपने उन सभी पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर पहले उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए, जिससे आपके जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट गए हैं उनको भी कवर कर लीजिए। आइए आज के वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो 211 नंबर फैक्ट है, तंबाकू और धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो देखिए, जो तंबाकू और धुआं है, तंबाकू का जो धुआं है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन नामक जो है एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। तो जो तंबाकू का धुआं है हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए सिगरेट पीने से इंसान को जो है कैंसर भी हो जाता है, लंग्स फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि जो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जहरीला पदार्थ। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? तो देखिए, कुनैन जो है, कुनैन से जो एक दवा के रूप में भी काम करती है, कुनैन मलेरिया की दवा के रूप में काम करती है कुनैन। और कुनैन जो है सिनकोना एक पेड़ होता है, उसी की छाल से निकाली जाती है और कुनैन का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सेलुलोसी भित्ति, जो सेलुलोज की जो भित्ति होती है किसके सेलों में पाई जाती है? तो देखिए, सेलुलोज की जो भित्ति होती है वो पौधों की भित्ति में पाई जाती है। तो सेलुलोजी भित्ति जो है पौधों में पाई जाती है, जबकि मानव में जो है भित्ति नहीं पाई जाती है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो देखिए, फलों जो भी फल खाते हैं जिससे आपको मीठा लगता है, तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज नामक शर्करा के कारण फलों का स्वाद मीठा लगता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो देखिए, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। जितने भी प्रोटीन हैं उनमें नाइट्रोजन किसी न किसी मात्रा में ज़रूर उपलब्ध होता है। तो प्रोटीन होता है नाइट्रोजन का जो है अनिवार्य घटक होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जंतु परागण का आशय क्या है? तो देखिए, जंतु परागण का आशय है जंतुक द्वारा परागण। तो देखिए, जंतुक द्वारा परागण जंतु परागण का आशय है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। करक्यूमिक किसके पृथक किया जाता है? तो देखिए, करक्यूमिक जो है हल्दी से पृथक किया जाता है। तो करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो करक्यूमिक जो है हल्दी से पृथक किया जाता है। हल्दी का जो खाने योग्य भाग है प्रकंद होता है, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? रेटिना का बना हुआ प्रतिबिंब, रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, हमारे आँखों में जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है उसका जो स्वरूप होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो जो हमारी आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और जिस वस्तु को देखते हैं उससे छोटा बनता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव नेत्र का कार्य है। देखिए, मानव नेत्र जो कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह एकदम कार्य करता है। तो जैसे उत्तल लेंस कार्य करता है उसी तरह मानव नेत्र कार्य करता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष की जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष का जो कारण है, नेत्र लेंस जो है मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। तो देखिए, जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका जो है नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी जो है कम हो जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूर किया जाता है। तो देखिए, जब आपको दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया जैसी बीमारी हो जाती है आंखों से संबंधित, तो उसको उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। तो टॉक्सिन याद रखिएगा, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव शरीर का तापमान होता है। तो देखिए, मानव शरीर का जो तापमान है सामान्य तापमान है, जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पैमाने में देखा जाए तो मानव शरीर का तापक्रम जो होता है 310 केल्विन होता है। मानव एक गर्म रक्तीय प्राणी है और अपने टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद के उदाहरण है। तो देखिए, स्तंभकंद का उदाहरण आलू है,
जिसको तना भाग हम खाते हैं। धनकंद का उदाहरण बंडा या क्रेसर है नामक पौधे हैं। शल्ककंद जो है प्याज का हम खाते हैं, तथा प्रकंद जो है हल्दी और अदरक का जो है प्रकंद भाग हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। तो स्तंभकंद जो है आलू का खाया जाता है। धनकंद जो है केसर का उपयोग किया जाता है। शल्ककंद जो है प्याज का उपयोग किया जाता है। जबकि प्रकंद की बात की जाए तो अदरक और हल्दी इन दो पौधों का जो है प्रकंद का उपयोग किया जाता है। तो अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अमरूद, अंगूर, शलीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। तो देखिए जो अमरूद फल है, अंगूर जो फल है, शलीफा भी फल है और टमाटर, इनका जो है खाने के लिए जो उपयोग किए जाने वाला भाग है उसको फल भित्ति कहते हैं। तो इनका जो है हम फल भित्ति खाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग। तो देखिए जो आम होता है, पपीता होता है और बेर, इन तीनों फलों के जो है खाने योग्य जो भाग होता है उसको मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो देखिए अमरूद, अंगूर और शलीफा तथा टमाटर के जो है हम फल भित्ति खाते हैं, जबकि आम, पपीता और बेर का जो है हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। तो देखिए मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है, एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर मलेरिया से जो हमारा अंग प्रभावित होता है उसको प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन या तिल्ली। तो देखिए मलेरिया रोग से प्रभावित जो अंग है मानव शरीर का उसको प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मलेरिया रोग का वाहक है। तो देखिए मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है और ये एक प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। तो देखिए मलेरिया रोग का जो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज जो मच्छर है इसके काट लेने से मानव शरीर में जो है मलेरिया रोग फैल जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो देखिए मलेरिया रोग का, तो देखिए जो मादा एनोफिलीज मच्छर है मानव के रक्त में प्लाज्मोडियम परजीवी छोड़ देता है, जिससे मानव में मलेरिया रोग जो है फैल जाता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया रोग होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो देखिए पौधे जो है जो परागण प्रक्रिया होती है उससे प्रजनन करते हैं। तो पौधे का प्रजनन की प्रक्रिया परागण है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो देखिए अंतः शोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित है। तो देखिए अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण निहित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है और यह मानव शरीर के मस्तिष्क नामक अंग में पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। देखिए हमने बताया अभी, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि ही है। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को माना जाता है। तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। तो जब भी कोई जो बच्चा है या अभ्यर्थी है जो MBBS की परीक्षा पास करता है और जब उसे चिकित्सक बनाया जाता है तो उसको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अब अगला सवाल है जो देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क, जो कि फ्रांस के निवासी थे, एवं उसके साथ ही ट्रेविनेनस जर्मनी के थे। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जी है लैमार्क और ट्रेविनेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। जबकि जीव विज्ञान के जनक की बात की जाए तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क जो फ्रांस के निवासी थे और ट्रेविनेनस जर्मनी के निवासी थे, इन दोनों ने किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सरल सवाल है, सभी लोग को आता भी होगा। तो आनुवांशिक के जनक के रूप में गेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जीन अवस्थित होते हैं। तो देखिए जीन जो अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है या संख्या में पूछा जाए तो 46 होती है। तो जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में।
अगला सवाल देख लेते हैं। 240 नंबर फैक्ट है और आज का अंतिम फैक्ट है, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो देखिए अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है क्रोमोसोम्स में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है वो क्रोमोसोम्स में होता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी, अभी तो